नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस के संबंध में। मैंने देखा कि मेरे पास कई सारे ऐसे मामले आए जिनमें कि वसूली वारंट जारी किए गए, वसूली जो है वसूल की गई, पुलिस ने दस्तक दी। हालांकि मैं इस संबंध में बहुत सारे अपने पिछले वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि मैंने एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आपको पुलिस से बचना है, किस तरीके से आपको वसूली रोकनी है, किस तरीके से आपको अपना ऑब्जेक्शन देना है। अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा रिलीफ मिल सकता है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे अपने केस में तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आज हमारा चैनल जो है ना आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस चैनल को बढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के लिए समय निकाल कर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि कि आप लोगों की मदद हो सके और आप लोग चीज़ों को समझ सकें, अपने अधिवक्ताओं के साथ में कंसल्ट कर सकें ताकि कि आपको रिलीफ मिल सके। लेकिन देखा कि आप लोग जो है ना वो हमारे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें आपको अनलगल समझ में आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको बताता हूँ ये प्रैक्टिकल आधार पे बताता हूँ, और जो मैंने अब तक केसेस देखे हैं, जिन केसों में मैंने काम किया है, उसके आधार पर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जो अप्लाई होती हैं। अगर इसमें से 1% भी चीज़ अगर आपने अपने केस में ईमानदारी के साथ में अगर यूज कर ली तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि मेरी आज इतने लाख की वसूली निकल गई, इतने रुपए मेरे मेंटेनेंस में बंध गए, मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, पुलिस मेरे घर पे आ रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हैं आप। इसलिए क्योंकि जब कोई भी मुकदमा सीआरपीसी 125 का यानी कि बीएनएसएस 144 का मुकदमा जब कोर्ट में फाइल होता है तो हमेशा पति ये सोचता है ना कि हम पत्नी को परेशान करेंगे, आज नोटिस आया है, आज नोटिस नहीं लेंगे। कुछ सलाह भी उनको दी जाती है कि नहीं नहीं नोटिस आया है, आप उसको इग्नोर कर दो। लेकिन पति ये चीज़ भूल जाता है कि जो प्रार्थना पत्र जो दाखिल किया गया है वो प्रार्थना पत्र स्पष्ट तौर पर जो मांग की गई है मेंटेनेंस की, वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से आमतौर पर की जाती है। जब आपके पास में कोई सम्मन आता है, नोटिस आता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस नोटिस को लें और नोटिस को लेने के बाद में उसकी कॉपी रिसीव करें, और कॉपी रिसीव करने के बाद आप उस नोटिस को चैलेंज करें। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई कोर्ट ने नोटिस निकाला, कॉग्नियंस लिया, आपने क्या किया? आपने सोचा कि आज का नोटिस नहीं लेते हैं, अगला नोटिस आएगा तब देखेंगे, अगला नोटिस आएगा तब देखेंगे, पत्नी परेशान होगी। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जब भी आपके पास नोटिस आए उस नोटिस को रिसीव करो। सिविल नेचर का मामला है और फैमिली कोर्ट में ये चलता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चले जाओगे, ना आपको ज़मानत की ज़रूरत है, ना आपको जेल जाना है, ना कुछ भी जाना है। बस आपको नोटिस लेना है और उसमें ये देखना है कि आखिर में आपके खिलाफ में क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या चीज़ें झूठी बोली गई हैं। लोग बोलते हैं कि भैया उसमें हमने पटिशन ली, पटिशन की कॉपी मुझे रिसीव हुई, उसमें ये तथ्य झूठे दिए गए हैं, पिताजी की भूमि दिखा दी गई है, मकान दिखा दिए गए, चल अचल संपत्ति दिखा दी गई है, हमारी दिखा दी गई, बढ़ा चढ़ा के दिखा दी गई, क्यों ना हम सीआरपीसी 340 का केस फाइल करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आती रहती है, लेकिन होता क्या है कि आप लोग सही तरीके से अप्लाई नहीं करना चाहते। कारण क्या है कि जब भी आपके पास सम्मन आता है आप उस सम्मन को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब कोर्ट में कोई भी केस फाइल होता है तो कोर्ट जब कॉग्नियंस लेती है और सम्मन जारी करती है, उसके 30 दिन के अंदर आपको ऊपरी अदालत में उसको चैलेंज करना होता है। तो आपको जैसे ही जब भी कोई नोटिस आए तो सबसे पहले आप नोटिस को लो। नोटिस को लेने के बाद में उस डेट पे आप अदालत में जाओ, उसकी कॉपी रिसीव करो और कॉपी में देखो कि क्या क्या चीज़ें आपके खिलाफ में झूठी दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें सही हैं, किस तरीके से
डिमांड की गई है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या साक्ष्य उसने लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, इन सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद में आपको उस नोटिस को चैलेंज करना है ऊपरी अदालत में। लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि भैया आज परेशान होगी, कल परेशान होगी, कल नोटिस आएगा तब देखेंगे, परसों नोटिस, तो भागते हैं। शुरुआती दौर में क्या होता है कि हम भागने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों से हम भागें, परेशान होगी, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जो आपके खिलाफ जो मेंटेनेंस जो मांगा गया है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से मांगा गया है। अगर आपको सही लगे तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, और आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैंने जो अपना उद्देश्य बनाया है वो यही है कि किसी भी तरीके के पुरुषों को बचाना है, उनके परिवारों को बचाना है, और मैं सिर्फ लड़कों के ही केस लड़ता हूँ और कोई दूसरे केस नहीं लड़ता हूँ। ऐसी कंडीशन में अगर लड़कों से भी अगर हमें फ़ीस नहीं मिलेगी, सलाह की फ़ीस नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहें तो प्रॉपर वे में, जो जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, उस तरीके से आप आ सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको कुछ रिलीफ बताया जाए, हो सकता है कि आपके केस में कुछ अच्छा हो सके। दूसरी बात, हम लोग ये सोचते हैं कि लेट हो गए, अब क्या करें, परेशान होगी 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 परेशान होगी, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक तरफा आदेश हो जाते हैं। जब तक हम ये सोचते हैं कि हम आज सम्मन नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, परसों नहीं लेंगे, जब तक आप सम्मन लेते हैं तब तक क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी यानी कि जो अपनी आपकी पत्नी की जो तरफ से एक प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है इंटरिम के लिए। जब इंटरिम के लिए चला जाता है तो आप ये सोचते रहते हैं कि यार जवाब मैं उस पिटीशन का लगाऊं या इस पिटीशन का जवाब लगाऊं, या इंटरिम के लिए जवाब लगाऊं या उसके लिए जवाब लगाऊं। तो आप क्या करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि जवाब किसका लगाना है। आमतौर पर मैंने देखा है कि मेन पिटीशन होती है उसका जवाब ही नहीं लगा पाते हैं, इंटरिम का जवाब लगा देते हैं और इंटरिम पे ही बात होने लगती है। और जो पत्नी पक्ष जो है वो क्या करता है कि इंटरिम पे ज़्यादा जोर देता है। तो ऐसे क्या होता है कि आपके खिलाफ में एक इंटरिम आदेश पारित हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते, उसके बाद में डायरेक्ट वसूली डाली जाती है। वो वसूली जब आपके खिलाफ में जब दाखिल की जाती है तो वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही मांगी जाती है। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी है, इंटरिम की डेट ऑफ एप्लीकेशन है या जो परिवाद दाखिल किया गया है उसकी एप्लीकेशन डेट है। तो ये जो एप्लीकेशन जो इंटरिम का जो मांगा गया है इस दिनांक से ये डेट काउंट होगी, उस दिन से जो आपका मेंटेनेंस बनेगा वो मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। अब वसूली हो जाती है। अब आप ये सोचते हैं कि अरे अब क्या करें, हमारा इंटरिम का आदेश हो गया है। इंटरिम का आदेश लेके आपको सलाह दी जाती है कि आप एक काम करो, हाई कोर्ट चले जाओ क्वैशिंग कराने के लिए। तो वहाँ पे इंटरिम में आपको किसी भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिलना है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि आपको जो पक्ष रखना चाहिए था इंटरिम में वो सॉलिड तरीके से रखना चाहिए था। और इंटरिम का जब भी कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेश में ये स्पष्ट भी होना चाहिए कि क्यों ना ये इंटरिम दिलाया जाए, उसमें कारण दिया जाता है। अदालत को ये कारण स्पष्ट भी करना होता है कि आखिर में इस इंटरिम मेंटेनेंस की आवश्यकता कैसे पड़ गई। तो इंटरिम मेंटेनेंस दिलाने के लिए अदालत को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि जो महिला है, जो पत्नी है, वो परेशान है और उसको आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि पत्नियां जो हैं वो बड़े बड़े वकील कर लेती हैं, बड़ी बड़ी दूर से आती हैं, हाईटेक होके आती हैं, लेकिन अदालत में आके इंटरिम का प्रार्थना पत्र जो दाखिल करती हैं। वहाँ पे हम गलती क्या कर देते हैं कि हम अपना पक्ष नहीं रख पाते। इंटरिम में ये कारण स्पष्ट होना चाहिए कि इंटरिम क्यों दिया जाना चाहिए, इंटरिम ऐसी क्या आवश्यकता है कि इंटरिम दिलाया जाए। ये कारण हमेशा आप देखना, किसी भी जजमेंट में, कोई भी इंटरिम का जजमेंट होता है उसमें किसी भी तरीके से कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। वही सारी चीज़ें होती हैं जो परिवाद होता है, एप्लीकेशन के जो तथ्य होते हैं वही तथ्य उतार के सेम टू सेम रख दिए जाते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया जाता है कि इंटरिम की आवश्यकता क्यों है, ऐसी क्या अर्जेंसी है कि इंटरिम दिलाया जाए।
तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को कारण स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या स्थिति रही है। जब इंटरिम हो जाता है, आपको सलाह दी जाती है कि आप ऊपरी अदालत में चले जाओ। ऊपरी अदालत ये कह के टाल देती है कि नहीं, आपका केस जो है ना वो पेंडिंग है और इंटरिम के तौर पर आपको राहत देनी पड़ेगी। अगर एक बार इंटरिम अगर बंद गया ना आप, तो वो राहत आपको देनी पड़ सकती है। मतलब 99% आपको राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है ना वो परिस्थितियों के आधार पे इंटरिम बांधा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि मजिस्ट्रेट जब भी कोई इंटरिम आदेश पारित करेगा तो उसमें कारण स्पष्ट करेगा, और ये आपकी पत्नी को भी बताना पड़ेगा कि आखिर में इस मेंटेनेंस की क्यों आवश्यकता है, ऐसी क्या अर्जेंसी है। साक्ष्य, परिस्थितियां और तथ्यों को देखते हुए अदालत आदेश पारित करेगी। यहाँ पे हम सबसे बड़ा फॉल्ट कर जाते हैं कि हम पक्ष नहीं अपना रख पाते। अगला पॉइंट मैं बताऊं, जब भी कोई आदेश पारित होता है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया है, पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी। उसका पेज नंबर 38 कॉज नंबर 89 है। उसमें स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि अगर कोई भी आदेश अगर पारित किया जाएगा तो उसमें पूरा का पूरा कार्रवाई का डिटेल जो है, पूरा का पूरा एक टाइटल के साथ में एक साड़ी बनानी पड़ेगी कि किस दिनांक को क्या क्या कार्रवाई की गई है, कौन कौन सी कार्रवाई सुनवाई की गई है। लेकिन आमतौर पे अदालतें जब आदेश पारित करती हैं तो उसमें पारुल त्यागी वर्सेस गौरव त्यागी के केस का हवाला तो दे देती है, लेकिन उस ऑर्डर को कॉम्प्लायंस नहीं करती है। तो यहाँ पे ये आदेश गलत हो जाता है। अगर इस तरीके का अगर आदेश अगर आपके साथ हुआ है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को ले जाके आप कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकते हो कि साहब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, इसमें एडवाइजरी जारी की गई है और इस तरीके से जो अदालत ने जो आदेश पारित किया है वो गलत आदेश पारित किया है। इसमें किसी भी तरीके की कोई साड़ी नहीं बताई गई, यानी कि पत्नी का पक्ष नहीं रखा गया, पति का पक्ष रखा गया, पति का पक्ष नहीं रखा गया है। किसी भी कार्रवाई की कोई डिटेल साड़ी नहीं बनाई गई है, जिससे कि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सुनवाई कैसे हुई और क्या क्या सुनवाई हुई। तो आप यहाँ पे इसका फ़ायदा ले सकते हो। ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ये आपको जनरल तौर पे बता रहा हूँ जो लीगल चीज़ें हैं। बाकी जो आपके केस और केस की परिस्थितियों के आधार पर एक्चुअल क्या है वो आपके पेपर, आपके दस्तावेज देखने के बाद ही सही से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तीसरी चीज़, वसूली आपके खिलाफ डाल दी गई। इधर आपका मेन केस चल रहा है और इधर आपकी इंटरिम की वसूली डाल दी गई। अब आपके खिलाफ में वसूली वारंट भी जारी हो गए। और वसूली वारंट जब भी अदालत जारी करती है तो हमेशा पुलिस के लिए करती है, जबकि पुलिस को सिविल कोर्ट की तरह धन वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। और जब भी कोई वसूली अगर की जाएगी तो उस पर 421 CRPC के तहत में, अभी वर्तमान में BNSS का कौन सा सेक्शन है ये आप देख लेना, उसके तहत में यानी कि एक अमाउंट है, उस पर एक जुर्माना लगाना पड़ेगा। जुर्माना लगाने के बाद ही वसूली वारंट जारी किया जा सकता है। लेकिन पुलिस आ जाती है, आके आपके दरवाजे खटखटाने लगती है, आपसे पैसे की डिमांड करती है। कभी कभार क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को परेशान किया जाता है। केस आपके खिलाफ है, पति के खिलाफ है, लेकिन फैमिली मेंबर को परेशान किया जाता है, माता पिता भाई बहन वगैरह, इन लोगों को पुलिस टॉर्चर करती है। पुलिस इन लोगों से रुपए लेती है, लेकिन अदालत में जो पैसा दिखाती है, जमा दिखाती है, वो पति के नाम से दिखाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा लीगल फॉल्ट है। पति के खिलाफ केस है तो पति से ही रिकवरी की जानी चाहिए, अन्यथा जो वसूली वारंट जो होता है उसमें स्पष्ट तरीके से गाइडलाइंस लिखी होती है, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखी है कि इनके नाम पे संपत्ति जांच की जाए, संपत्ति का जो हिस्सा मिले उसको विक्रय कर दिया जाए, और विक्रय करने के बावजूद वो भी कंडीशनल होता है। अगर आप ऑफ़र करते हैं कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ में रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में ऑफ़र करते हैं जब आप किसी दूसरी महिला को अपने पास नहीं रखें, शादी नहीं किए हैं तब। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरी शादी कर ली या किसी और महिला के साथ में रह रहे हैं और आप अदालत में जाके खड़े होकर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं तो अपनी पत्नी को रखना है, तो यहाँ पे ये आपकी कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे पुलिस की जिम्मेदारी क्या, डीएम की जिम्मेदारी बनती है। जो पुलिस के लिए जो वारंट जारी किए जाते हैं ये पूरी तरीके से गलत है, जबकि डीएम के लिए वारंट जारी होनी चाहिए कि भैया ठीक है, आप इनकी इस तरीके से प्रॉपर्टी वगैरह देखो, इनको नीलाम नीलाम करो, जो भी निकले। तो वहाँ पे अमीन या जो लेखपाल होता है उसको एक रिपोर्ट लगानी होती है, इनके नाम से कोई संपत्ति नहीं है, फलाना ठिकाना, तब ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए।
लेकिन आमतौर पे फैमिली कोर्ट क्या करती है कि पुलिस के लिए एक वारंट जारी कर देती है, पुलिस जाती है आपके घर में, आपके माता पिता भाई बंधु वगैरह इनको सबको परेशान करती है, पैसे लेती है, अदालत में आपके नाम से जमा कर देती है। ये पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है, ये ब्लैकमेलिंग भी है, ठगी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं और कई मामलों में ऐसा हुआ भी है। एक मामला है मेरे पास में जिसमें कि वसूली वारंट निकला पति के खिलाफ, लेकिन पिताजी से 1 लाख रुपए वसूल कर लिया गया और तब उस भाई को थाने से छोड़ा गया। पिताजी के साइन है उस एप्लीकेशन में, लेकिन जब अदालत में जो पैसा जमा किया जाता है वो पति के नाम से जमा किया जाता है। इनकी सारी सर्टिफाइड कॉपियां निकालने के बाद में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ में एक्शन लिया गया कि आप कैसे कर सकते हैं, और जल्द ही इस पैसे की वसूली करने के लिए उनके पिताजी के हाथ से एक एप्लीकेशन मूव की जाएगी अदालत में, जिससे कि ये पैसा रिकवर कराया जा सके। तो इस तरीके से ये वसूली हो जाती है। तो मेन चीज़ है कि वसूली जो है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि आज इतना पैसा हो गया, इतना पैसा मुझे देना है मेंटेनेंस में, अब क्या करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं उनका क्या होता है कि मेरे पास एक ऐसा ही केस है कि जैसे ही रिकवरी डाली गई, दाखिल की गई, वैसे ही एक एप्लीकेशन साथ में लगा दी गई कि साहब फला फला डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी से काटा जाए। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए जो नोटिस जाता है ना वहाँ डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट उस नोटिस के आधार पर यानी उस आदेश के आधार पर डिडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जबकि उस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जिसका पेमेंट काटा जा रहा है उसको नोटिस दिया जाए, उस नोटिस पे उससे स्थिति पूछी जाए मुकदमे की कि मुकदमे की स्थिति क्या है और किस तथ्यों के आधार पर ये हुआ है, और आपके अकाउंट से इतना इतना पैसा काटा जाना है, अदालत का आदेश आया है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो ये एक लीगल नोटिस जाना चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से। जब उस पर ऑब्जेक्शन आ जाए किसी तरीके का, जैसे कभी कभार क्या होता है कि पार्टी के खिलाफ आदेश हो गया और पार्टी ऊपरी अदालत में चली गई और नीचे वसूली जारी कर दी गई डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन के आधार पर, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो किए हुए, और डिपार्टमेंट क्या करता है, डिडक्शन करने लगता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जिसका डिडक्शन कर रहे हैं उसको एक नोटिस दें ताकि कि स्थिति का पता चल पाए। इसमें क्या होगा कि जब आप ऑब्जेक्शन देंगे तो आप बता सकते हैं कि साहब ऊपरी अदालत में ये याचिका चल रही है हमारी, इसमें ये सुनवाई हो रही है, ये गलत तरीके से लिया गया, ये किया गया, डिपार्टमेंट इस तरीके से नहीं काट सकता, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं की गई हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, वही आपके कथन लिखते हुए, रिपोर्ट लगाते हुए उस न्यायालय को वापस कर देगा कि सर ऐसे ऐसे ये चीज़ है, इसमें ये ऑब्जेक्शन है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि डायरेक्ट डिडक्शन हो जाता है। डिडक्शन होने के बाद में पति को बताया जाता है कि भैया आपकी सैलरी से हमने इतना पैसा काट दिया। अगर इस तरीके की कंडीशन अगर आपके सामने आ रही है तो आप उस नोटिस को, जो डिपार्टमेंटल नोटिस है और रिकवरी के जो कागज़ हैं जो भी कोर्ट में जो दाखिल किए गए हैं, इनको सबको निकालते हुए आप इसको लीगलिटी के आधार पर आप चैलेंज कर सकते हैं ऊपरी अदालत में। अब बात आती है ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं स्टडी करता हूँ और अभी भी बैठ के पढ़ ही रहा था और आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों से ही सपोर्ट चाहता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सफ़र करना। हमने अपनी लाइफ में 13 साल तक इन सारी चीज़ों को झेला है और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ लड़कों के केस लड़ता हूँ, आगरा दीवानी कचहरी में आस पड़ोस के जो ज़िले होते हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ, अपनी प्रॉपर फीस लेता हूँ, आने जाने का जो हमारा खर्चा होता है वो मैं लेता हूँ। और आपसे भी अगर हम फीस नहीं लेंगे तो फिर हम सफ़र कैसे करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मदद के नाम पे ना कोई हम एनजीओ खोल के बैठे हुए हैं कि हाय मुझे गवर्नमेंट से कहीं से कोई रिलीफ मिल जाएगी या डोनेशन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ये चीज़ समझते हैं और एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। बेशक मैं लीगल प्रोफेशन में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कंडीशन कुछ अलग है। हमारी कंडीशन भी आपकी जैसी ही है।
इसलिए क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में महसूस की हैं, इसलिए हम सिर्फ लड़कों का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुकदमे तो हमारे पास आते हैं, महिलाओं के भी आते हैं और भी क्रिमिनल मामले आते हैं, लेकिन हम वही डील करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो संवेदनाएं जो हैं वो हमारी पुरुषों के लिए हैं, उनके परिवारों के लिए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरफेयर ऐसे ही केसों में करते हैं। अब हम प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद हैं उनके विवाद भी लेने लगे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़रा ज़रा से डिस्प्यूट्स होते हैं वो अदालत की तरफ चले जाते हैं, लंबे लंबे समय तक लोगों का पूरा पूरा जीवन चला जाता है। तो ऐसे संपत्ति विवाद भी हैं, उनमें भी हम डील कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को न्याय दिलाया जाए। हम ईमानदार हैं तो आपको भी ईमानदार होना पड़ेगा। और अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मालूम है आपके एक शेयर से जब मैं परेशान था और मेरे पास जब कोई रास्ता नहीं था, तो आप जैसे भाई बंधुओं ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, एक मोटिवेशन दिया, और आप लोगों ने ही वकालत के फील्ड में हमें मोटिवेट किया कि भैया तुम ये कानूनी क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हो। लोगों ने कुछ पैसे भी जुटाए थे उस टाइम पे, इकट्ठे किए थे, और मैंने एलएलबी भी की, सारी चीज़ें की, और आज आपके सामने हूँ। तो मैं यही सारी चीज़ें सोचते हुए कि आप लोगों का जो कर्ज है वो किसी तरीके से चुकाया जाए, इसलिए आपके ही केस लड़ता हूँ। तो आप लोगों से ही सपोर्ट मांगूंगा, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते। आप लोग पूरी तरीके से हमारे साथ रहे हैं और हमेशा मैं आप लोगों का कर्जदार रहूँगा। दूसरी ये है कि इस घड़ी में, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लड़कों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आप कितना बड़ा से बड़ा वकील कर लो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, हर घर में ये विवाद है। ऐसा नहीं है कि हम आगरा दीवानी कचहरी में बैठते हैं तो वकीलों के लड़कों के मामले नहीं चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे फंसे हुए हैं जो मिलते हैं हमसे, कहते हैं कि यार आज ऐसा मामला हुआ, आज ऐसा मामला हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके साथ समस्याएं हैं और हम ही लोगों को निपटना है। इसलिए किसी पे दोषारोपण नहीं करना है, अपने केस में खुद मेहनत करनी है। केस आपका है, आपके वकील का नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे वकील साहब जो है ना अगर कुछ अलग डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं, अपने वकील साहब को सजेस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत आपको है। इसलिए ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का अगर किसी अन्य जानकारी की अगर ज़रूरत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपके लिए ही हम ये वकालत का पेशा अपनाए हैं, और निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से जो हमसे संभव हो सकता है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है। बाकी का इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो दीवानी कचहरी आगरा में समय लेकर आप लोग हमसे मिल सकते हैं।